नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से डू मोर बाय डूइंग लेस लिखा है मनीष सब्रवाल और राजीव मंत्री साहब ने। अलग अलग कॉरपोरेशंस के फाउंडर या को फाउंडर हैं ये लोग। संपादकीय किस पर है? एयर इंडिया की घर वापसी हुई है, यानी कि जिस टाटा समूह ने एयर इंडिया को शुरू किया था उसी टाटा समूह में एयर इंडिया वापस आ गया है प्राइवेटाइजेशन होने के बाद। इस पर नीति पहले बन चुकी थी, हस्ताक्षर बिल्कुल हाल ही में हुए हैं। इस पर संपादकीय है। संपादकीय शुरू होता है एक कहानी से जिसको आपने थंबनेल में देखा भी होगा। एंड भी होता है एक कहानी से जिसका जिक्र हम अभी करेंगे। बट बीच में बात किस बारे में है कि प्राइवेटाइजेशन का केस क्या बनता है, क्यों सरकारों को प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, या इनके हिसाब से क्यों प्राइवेटाइजेशन आज के समय में किसी भी देश के विकास की कुंजी है। ये एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष हमने कुछ महीने पहले, 1.5 महीने पहले एक दूसरे संपादकीय में डिस्कस किया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको इन विचारों को भी सुनना है। आशा है आपने वो विचार भी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए और फिर खुद सोचना है कि आपको क्या बेहतर लगता है इन दोनों विचारों के आलोक में। पर बहरहाल शुरू करते हैं। बिंदुवार चर्चा की अगर हम बात करें, कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में और इस छोटी सी कहानी में वो इशारे हैं जो बताते हैं कि भारत ने क्या राहें चुनी अपने विकास के लिए और क्या राहें शायद उसको चुननी चाहिए थी बेहतर विकास, बेहतर प्रगति के लिए। कहानी क्या है कि 50 के दशक में पार्लियामेंट में, संसद भवन में जब नेहरू भी थे और एक यंग अटल बिहारी वाजपेयी भी, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सवाल पूछा। क्यों पूछा? दिल्ली में अशोक होटल बन रहा था, एक 5 सितारा होटल जिसको सरकार बनवा रही थी। वाजपेयी ने पूछा, सरकारों को 5 सितारा होटल बनवाने का क्या काम, सरकारों को अस्पताल बनवाना चाहिए, उस जगह पे अस्पताल क्यों नहीं बन रहा। जो एक आम समाजवादी जवाब हुआ करता था, ऐसा संपादकीय कहता है कि भाई ये चीज़ मुहैया नहीं है इसलिए हमें करनी पड़ रही है। लेकिन होटल के क्षेत्र में वो ये भी नहीं कह सकते थे। भारत में बड़े बड़े 5 सितारा होटल खुल चुके थे। उदाहरण के तौर पर 1903 में ताजमहल होटल खुल चुका था। इस प्रकार के कई अलग अलग देश के केंद्रों में बड़े बड़े होटल थे। नेहरू ने कहा कि अस्पताल भी बनेंगे इस तरह के चीज़ों से, इस तरह की चीज़ों से। उदाहरण के तौर पर इस होटल से हमें जो आमदनी होगी उससे अस्पताल भी बनेंगे। संपादकीय कहता है लेकिन जो वाजपेयी का सवाल था वो गहरा सवाल था। वो सवाल इस बारे में था कि आप क्या रणनीति अपना रहे हैं आर्थिक फ्रंट पर, या फिर ये जो आप एक हाथ ले और एक हाथ दे की रणनीति अपना रहे हैं, जिसमें आप रिसोर्सेज दे रहे हैं और आप आशा कर रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा, यानी जो ट्रेड ऑफ हैं, इसमें आपको पता है ना कि आपके पास देने के लिए संसाधन बहुत सीमित हैं। तो वो संसाधन क्या होटल या इस तरह के वाणिज्यिक चीज़ों में सरकारों को देने चाहिए, या फिर जो बिल्कुल मौलिक या मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि स्कूल, अस्पताल, वहाँ पर देने चाहिए। संपादकीय कहता है कि असल में ये सवाल ये था जिसको अनुत्तरित ही छोड़ दिया गया। इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में आज हमें इतने सालों बाद जब एयर इंडिया को सरकार ने वापस बेचा है, प्राइवेटाइज किया है, तो हमें 3 कारणों से प्राइवेटाइजेशन के लिहाज से एयर इंडिया की सेल को देखना चाहिए। ये 3 बिंदु हैं जो आपको भी नोट करने हैं। क्या होता है किसी भी प्राइवेट एंटिटी में जो उसको किसी भी पब्लिक एंटिटी, एक निजी एंटिटी को एक सार्वजनिक उपक्रम से अलग करती हैं? ये 3 बातें, ऐसा संपादकीय कहता है। प्रायोरिटीज, रिसोर्सेज और माइंडसेट। इन बातों को हम डिटेल में भी जानेंगे, लेकिन फिर भी ये 3 चीजें क्या हैं? प्राथमिकताएं पहली चीज है, दूसरी चीज है संसाधन, और तीसरी चीज है माइंडसेट यानी कि मानसिकता। ये 3 चीजें अलग करती हैं किसी भी प्राइवेट एंटिटी को किसी भी पब्लिक एंटिटी से। अब आते हैं सबसे पहले प्राथमिकताओं पर। तो संपादकीय में बड़ी अच्छी लाइन यूज की गई है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो होती है, किसी भी कंपनी की स्ट्रेटजी होती है सबसे आगे निकलने के लिए, उसको अनफेयर लीगल एडवांटेजेस क्रिएट करनी पड़ती हैं। यानी कि एक प्रकार से ऐसी सहूलियतें अपने पास जुटानी पड़ती हैं जो दूसरी कंपनियों के पास नहीं है।
उदाहरण के तौर पर बेहतर क्रिएटिविटी। तो इस संपादकीय इस लाइन के बाद कहता है कि कोई भी सरकार ना होटल, गाड़ियों की कंपनियां, स्टील की कंपनियां बहुत कॉम्पिटिटिव होके नहीं चला सकती है। क्यों? क्योंकि उसको सफल होने के लिए अनफेयर लीगल एडवांटेजेस, इन सहूलियतों को पैदा करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी मानव संसाधन के रूप में अतिरिक्त सहूलियतें होती हैं। इसके नुकसान भी होते हैं, उन पर हम बाद में आएंगे। बट प्राथमिकताओं के आधार पर देखें तो किसी भी सरकारी कंपनी की प्राथमिकता ये नहीं होती है कि वो दूसरी कंपनियों को इस आधार पर पिछाड़े कि अपने पास कुछ बेहतर अनफेयर लीगल एडवांटेजेस, कानूनी लेकिन केवल कुछ अनोखी एडवांटेजेस अपने पास डेवलप करे। ऐसा पब्लिक सेक्टर कंपनियां आमतौर पर नहीं करती हैं। उदाहरण देते हैं कि देखिए, मानव संसाधन के क्षेत्र में देखें तो एयर इंडिया में 12 ट्रेड यूनियन थी। प्रति प्लेन अगर एम्प्लॉय देखें तो उनकी संख्या ग्लोबल स्टैंडर्ड से दोगुनी थी। तीसरी बात करें तो एम्प्लॉय कॉस्ट जो थी, पूरे उनके रेवेन्यू का 20% उनके एम्प्लॉयज पे खर्चा हो जाता था। तो ये तीनों बिंदु बताते हैं कि मानव संसाधन के स्तर पर एयर इंडिया एक बहुत अमीर कंपनी थी, उसको कुछ इनोवेशन करना नहीं पड़ा उसमें। दूसरी बात क्या कहता है संपादकीय कि अगर किसी भी स्टेट द्वारा, राज्य द्वारा, यानी राष्ट्र राज्य द्वारा कॉमर्शियल एक्टिविटी करना, वाणिज्यिक गतिविधि करना, अगर इस बात का आधार होता कि वो देश कितना मजबूत या अमीर बनेगा, तो आज पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे अमीर देश होते, क्योंकि यहाँ तो राष्ट्र या राष्ट्र की संस्थाएं जैसे आर्मी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन असल में राज्य का कोर जॉब क्या है? सुरक्षा प्रदान करना, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना, रिसर्च की फंडिंग करना, न्याय व्यवस्था पर ध्यान देना, ये सब राज्य के रोल हैं। संपादकीय कहता है आज़ादी के बाद हम इन सब पर पिछड़े, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड पब्लिक रिसोर्सेज थे, लिमिटेड संसाधन थे, उनको उन चीज़ों में मोड़ दिया गया, उदाहरण के तौर पर एयर इंडिया जैसी चीज़ों पर, जिनको प्राइवेट सेक्टर कहीं बेहतर कर सकता था। तो एयर इंडिया की सेल इस बात का उदाहरण है कि हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, सही दिशा ले रहे हैं, ऐसा ही संपादकीय कहता है। तो प्राथमिकता वाली बात हमने कर ली। दूसरी बात आती है रिसोर्सेज यानी संसाधनों की। किस प्रकार से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर यूनिट से इस मामले में भिन्न है। 1953 में हंगरी के एक अर्थशास्त्री जेनोस कोर्नाई ने कहा था कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सार्वजनिक उपक्रम है, वो एक प्रकार के निवेश शुदा, इन्वेस्टमेंट हंगर से जूझते हैं। इसलिए उनको डर नहीं लगता कि उनको नुकसान होगा, क्योंकि उनको पता है कि सरकारों का जो पैसा है यानी टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो उनको उबार लेगा किसी भी संकट से। तो उनमें निवेश की एक अंतहीन शुदा होती है, वो कभी शांत नहीं होती है, आप उसमें पैसा डालते जाइए। ऐसा 1953 में हंगरी के एक स्कॉलर ने, एक इकोनॉमिस्ट ने कहा था। उदाहरण के तौर पर देखिए, एयर इंडिया भारत ने 1953 में इसको नेशनलाइज कर लिया, राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया, टाटा कंपनी से अपने अधीन ले लिया। इसको खरीदने में खर्च हुए मात्र 2.5 करोड़ रुपए। संपादकीय कहता है कि पिछले 2009 से लेकर 2021 तक के समय में हमने इसको चालू रखने में 1.1 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च किए। इन रुपयों से 15 सालों तक स्कूलों की मिड डे मील दी जा सकती थी, या फिर देश में 660 मेडिकल कॉलेज खोले जा सकते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी का वो सवाल आज भी गूंजता है, दूसरे शब्दों में गूंजता है कि सरकार हवाई जहाज़ क्यों उड़ा रही है, वो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना रही, या बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही। संपादकीय आगे क्या कहता है कि जो हंगेरियन इकोनॉमिस्ट कह रहे थे वो ऐसा इसलिए कह पा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि सार्वजनिक उपक्रम किसी भी बजट कॉन्स्ट्रेंट से नहीं जूझते हैं, वो बजट की समस्याओं से नहीं जूझते हैं, और इसलिए उन पर कोई लिमिटेशन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2007 में एयर इंडिया ने जो 111 प्लेन खरीदे नए, जिनकी कीमत लगभग 67,000 करोड़ थी टू बी प्रिसाइज, वो गैर जरूरी थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य है। इसके अलावा प्रतिदिन एयर इंडिया को चलने में देश की सरकार को लगभग 20 करोड़ का लॉस होता था, और उसकी जो एक छत्र मोनोपोली रही, क्योंकि सारे परमिट, सारे लाइसेंसेस, बड़े बड़े रूट्स पे चलने के अधिकार एयर इंडिया के पास ही थे केवल,
तो मोनोपोली रही उसकी एविएशन रूट में, और इस वजह से 25 साल लगे कि भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े नागरिक उड्डयन मार्केट्स के रूप में उभर पाए। वो नहीं उभर पाया जब तक कि भारत ने अपने दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं खोल दिए उड्डयन क्षेत्र में, और जब खोले तब भारत ने देखा कि बहुत जल्द ही भारत दुनिया के 3 शीर्ष नागरिक उड्डयन मार्केट्स में से एक है। संपादकीय आगे कहता है कि अब जो सरकार ने एयर इंडिया में किया है, जितनी क्रिएटिविटी दिखाई है और जितनी परसिस्टेंस दिखाई है कि हमें इसको प्राइवेटाइज करना है तो करना है, बरसों से बात चली आ रही थी तो चल रही थी ना, इस पर वापस तो नहीं हटे। तो संपादकीय ये कहता है कि इसको जो बचे 360 सार्वजनिक उपक्रम हैं उनमें से भी अधिकतर पर इसको रिपीट किया जाना चाहिए। साथ ही राज्य सरकारों के भी अपने अपने सार्वजनिक उपक्रम होते हैं। हम जानते हैं सार्वजनिक उपक्रम यानी सरकार का जिन कंपनीज में एक बड़ा स्टेक होता है, सरकार का जिन पर नियंत्रण होता है, ONGC, सेल, कोल इंडिया जैसी तमाम कंपनियां, उन कंपनियों के लिए कहा जा रहा है कि राज्य में भी इस तरह की अलग अलग राज्यों में लगभग 1500 के आसपास राज्यों के अंदर अधीन कंपनियां हैं, उनको भी प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि उन कंपनियों पर भी राज्य सरकारों का बहुत अधिक खर्चा हो रहा है, जिस तरह का खर्चा एयर इंडिया पर केंद्र की सरकार का हो रहा था। तो उसके बाद संपादकीय कहता है कि तीसरा बिंदु है माइंडसेट। माइंडसेट यानी मानसिकता। इसके लिए हम एक छोटी सी एनेक्डोट, एक छोटी सी कहानी और जानेंगे। राज्य को या केंद्र सरकार को कितना विश्वास था इस बात पर कि वो मार्केट से बेहतर परफॉर्म कर सकती है, इसका इशारा 1970 की कहानी में मिलता है, जब पीएमओ में PN हक्सर साहब के पास एक एप्लीकेशन आती है कि प्राइवेट स्कूटर कंपनी, नाम नहीं लिया गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कौन सी कंपनी रही होगी, एक प्राइवेट स्कूटर कंपनी को एक्सपेंशन के लिए प्राइवेट स्कूटर कंपनी ने एप्लीकेशन दी। सरकार ने जब इस एप्लीकेशन को पढ़ा तो कहा कि प्राइवेट कंपनी को क्यों अलाउ करें, हम खुद स्कूटर बनाएंगे, और स्कूटर इंडिया नाम से एक उपक्रम की शुरुआत हुई। आपने इस उपक्रम का नाम नहीं सुना होगा, इससे पता चल जाता है कि इस उपक्रम का क्या हुआ। बड़ी बात यह है कि इन सब बातों की शुरुआत मानी जाती है 1955 के आबादी रेजोल्यूशन में। आबादी बेसिकली चेन्नई की एक जगह है, यहीं पर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में यह तय हुआ कि भारत एक समाजवादी रुख अख्तियार करेगा अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए, और उसमें संपादकीय कहता है कि उसमें जो भारत की एक पुरानी कहावत थी कि जहां राजा व्यापारी वहां प्रजा भिखारी, उस कहावत को भुला दिया गया, उस समझदारी को भुला दिया गया। तो उसके बाद संपादकीय पूछता है कि एयर इंडिया में जो इतने नुकसान हुआ, इतने पैसे चले गए, हमारा टाइम गया, इन पैसों को कहीं और लगाया जा सकता था, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? संपादकीय कहता है कि हमें इसका कोई जिम्मेदार तो नहीं मिलेगा। इसलिए इस ट्रेजेडी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये कि जो 3 पिलर्स हैं सब टीम इंडिया के लिए ही खेल रहे हैं, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हों, लेकिन इस टीम इंडिया को, जिसमें प्राइवेट भी आता है, पब्लिक भी आता है और नॉन प्रॉफिट्स भी आते हैं, इनमें एक बैलेंस रखना होगा। जैसे कि कवि बृजनारायण चकबस्त साहब ने कहा था, अनासिर में ज़हूरे तरतीब। अनासिर यानी जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनमें एक यूनिटी की ज़रूरत है, एक प्रकार के ऑर्डर, एक प्रकार के ऑर्डरलीनेस की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से प्राइवेट, पब्लिक और नॉन प्रॉफिट में एक ऑर्डर की ज़रूरत है कि किसकी कहाँ पर ज़रूरत हमें है, वहीं पर उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो जहाँ तक बात चल रही थी मानसिकता की, संपादकीय उसमें कहता है कि किसी भी नौकरशाह में वो कुव्वत नहीं आ सकती जो कुव्वत JRD टाटा साहब में थी, क्योंकि उनके पास वो ओनरशिप थी। प्राइवेट एंटिटी के पास अपनी प्रॉपर्टी के लिए एक सर्टेन काइंड ऑफ माइंडसेट होता है जो ओनर से लेकर नीचे तक के एम्प्लॉयज में दिखता है, ऐसा संपादकीय कह रहा है। संपादकीय क्या कहता है कि एक उदाहरण है कि एक एम्प्लॉय कहता है कि JRD टाटा अपने एयरक्राफ्ट में चला करते थे और पर्दों को देखा करते थे, टॉयलेट्स को देखा करते थे, खिड़कियों को देखा करते थे, धूल वगैरह तो नहीं है, दाग वगैरह तो नहीं है। एक बार वो एक जगह पर नोट छोड़ गए कि इस फ्लाइट में जो जेनेवा से आ रही है, इसमें जो चाय है उस चाय की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। अब कई लोग इस बात को कहते हैं कि टाटा ने जो इसको एक्वायर किया है वापस, इस कंपनी को, उसमें एक प्रकार का नॉस्टैल्जिया है
लेकिन संपादकीय कहता है कि नॉस्टैल्जिया की बात नहीं है। टाटा जैसी बड़ी कंपनी इन क्षेत्रों में आके जो रिस्क है वो रिस्क ले सकती है और एविएशन सेक्टर को ऐसे रिस्क का फायदा होगा। उसके बाद संपादकीय वैश्विक उदाहरणों पर जाता है। वो कहता है कि चीन की जो ग्रोथ हुई वो डेंग जियोपिंग और जू रोंगजी के अंदर जो हुई, उसका कारण ये था कि चाइना ने अपनी 2/3 स्टेट ओन्ड कंपनीज को, सार्वजनिक उपक्रमों को सरकारी प्राइवेट ओनरशिप के अंदर दे दिया, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। संपादकीय कहता है कि हाल के समय में इसका उलट देखने को आ रहा है। शी जिनपिंग के चाइना में कर्ज लगातार बढ़ रहा है और अनप्रोडक्टिव राज्य की कंपनियों में, सार्वजनिक उपक्रमों में पैसा डाला जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम इसके कुछ उदाहरण भी जानते हैं। जैक मा साहब जो अलीबाबा कंपनी के मालिक थे, उनके साथ क्या हुआ, इस प्रकार के तमाम उदाहरण हमें हाल के क्षेत्र में मिले हैं। तो संपादकीय क्या कहता है कि जो पुराना भारत था, चाहे वो 1962 का भारत हो, भारत ने 62 का युद्ध कई कारणों से हारा, लेकिन जिस प्रकार से उस समय का अपील जारी की गई लोगों से कि आप स्वेटर बुनिए, आप मोजे बुनिए, अपने सैनिकों को इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। इस अपील में एक बात ये भी छिपी थी कि उस समय की भारत की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी और हमारी जो प्राथमिकताएं थी वो उस पिछड़ेपन के साथ एंगेज नहीं कर पाई थी, उन समस्याओं को दूर नहीं कर पाई थी। तो संपादकीय क्या कहता है कि देखिए, निजीकरण का मतलब ये नहीं है कि राज्य काबिल नहीं है। इसको बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि राज्य कमजोर है इसलिए वो किसी इंडस्ट्री को नहीं चला पा रहा। असल में एक मॉडर्न स्टेट जो है, एक आधुनिक राज्य जो है, वो एक वेलफेयर स्टेट है। उसका काम है कल्याणकारी होना। तो अगर हम दुनिया के शीर्ष उन देशों को देखें जो कल्याणकारी होने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो नॉर्वे हो, स्वीडन हो, फिनलैंड हो, वहाँ उनकी सरकारें, उनका एक बड़ा हिस्सा जो उनके पास पैसे का आ रहा है वो इसलिए आ पाता है क्योंकि इन देशों में प्राइवेट इंडस्ट्रीज बहुत पैसा जनरेट कर रही हैं, बहुत कैपिटल जनरेट कर रही हैं। तो संपादकीय कहता है वो उम्मीद करते हैं, यानी ये लेखक उम्मीद करते हैं कि भारत में टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो अभी के 18% से बढ़कर 30% तक पहुंच जाए इनके जीवन में ही, जिससे कि राज्य जो है वो बेहतर फंडिंग कर सके अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों की जहां पे राज्य की फंडिंग की आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। आखिर में संपादकीय कहता है कि 1984 में जे.आर.डी. टाटा साहब ने पी.एन. हक्सर जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे, जे.आर.डी. टाटा जो कि एक जाने माने बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी पी.एन. हक्सर साहब को। उन्होंने लिखी कि मैंने जब अपना 55 साल पुराना करियर शुरू किया था तो मैं एक एंग्री यंग मैन था। मुझे गुस्सा आता था ये देखकर कि दुनिया के तमाम देश भारत से अलग अलग चीज़ों में आगे हैं। मैं आज जब रिटायर हो रहा हूँ तो मैं एक एंग्री ओल्ड मैन हूँ, मैं एक गुस्सैल बूढ़ा आदमी हूँ, क्योंकि ये जो सिस्टम है जो मैंने भारत में देखा, जो कि किसी भी नए ईमानदार बिजनेस को आगे नहीं बढ़ने देता, लेकिन तमाम उन लोगों के लिए खुला है जो रिश्वत दे सकते हैं, जो टैक्स का गबन कर सकते हैं और इन तरीक़ों से आगे बढ़ सकते हैं। इन चीज़ों के चलते मुझे लगता है कि मेरी यात्रा एक यंग एंग्री मैन या एंग्री यंग मैन से केवल एक ओल्ड एंग्री मैन तक की ही रही है। संपादकीय कहता है कि आज जे.आर.डी. टाटा की आत्मा ये सोचकर, ये देखकर बेहतर महसूस कर रही होगी कि एयर इंडिया वापस टाटा ग्रुप के पास आ गया है। और उससे बड़ी बात जो संपादकीय कहता है वो ये कि ये एक दिशा के पुनर्निर्धारण की तरह है, जहां सरकारें कह रही हैं कि हम अब हवाई जहाज़ नहीं उड़ाएंगे, हम वो काम करेंगे जो हमें करने की ज़रूरत है। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल एक नए महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।